तो आज का टॉपिक है कि एसआईआर के अंदर किस रोड पे कितना एरिया ले सकते हैं, क्या क्या वहां पे आप बना सकते हैं रेजिडेंशियल जोन में और कमर्शियल जोन में। और एक कौन सा जोन है अपना अजय सर? रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल, सॉरी हाँ इंडस्ट्रियल। इस पे पूरी आज ट्रेनिंग देंगे अजय सर, पूरा गाइड करेंगे सभी को। आप लोग बड़े ध्यान से नोट्स बना सकते हैं तो जरूर बनाइएगा। ठीक है, सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, आप इसे यूट्यूब पर भी जाके देख सकते हैं। ये है अपने पूरे धोलेरा का मैप। अब इसको ना आप लोगों को डीप में लेके चलते हैं। बेसिक से लेके चलेंगे और पूरा एडवांस लेवल तक पूरा क्लियर करेंगे अच्छे से हर एक चीज को डीप में। यहाँ पे हम हर एक चीज को समझेंगे, जैसे हमने कल रजिस्ट्री के प्रोसेस को समझा था। रजिस्ट्री के आगे कैसे अमाउंट वगैरह दिया जाता है, ए पार्ट क्या होता है, बी पार्ट क्या होता है, इन सब चीजों को भी हम अच्छे से इसी से समझेंगे। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये जो अभी मैं पेरीफेरी वाले एरिया पे पूरा आपका राउंड कर रहा हूँ, ये पूरा हो गया अपना धोलेरा एसआईआर की बाउंड्री। ठीक है। टोटल जो धोलेरा शहर है 22 गांव को मिलाकर बना है, ये हर किसी को पता है। जिसमें टोटल 6 टीपी है, टाउन प्लानिंग, और 27 सब टीपी है ना। अच्छा, कई बार क्या होता है टीपी को लोग समझ नहीं पाते कि सर ये टाउन प्लानिंग मतलब कैसा। तो उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सर जैसे आप समझ सकते हैं सेक्टर वाइज कि 6 सेक्टर में डिवाइड है। उन 6 सेक्टर को 27 सब सेक्टर में डिवाइड किया गया है। जिसको टीपी समझने में थोड़ा सा चैलेंज आएगा उसको इस तरीके से आप गाइड कर सकते हैं। और टीपी का फुल फुल नेम होता है टाउन प्लानिंग। ठीक है। ये टोटल 6 टीपी और 27 सब टीपी में डिवाइड है। और जो धोलेरा का एक्चुअल एरिया है वो टोटल 920 स्क्वायर किलोमीटर का है। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर का है। और इसमें से जो कंस्ट्रक्शन वाला एरिया है, कंस्ट्रक्शन मीन्स ये वाला जो एरिया है, ये वाले एरियाज, ये जो एरियाज है ये कंस्ट्रक्शन वाले एरियाज, ये सारे ऐसे। तो ये जो कंस्ट्रक्शन वाले एरिया है वो 422 स्क्वायर किलोमीटर में एक्चुअल जो कंस्ट्रक्शन होना है वो होगा। 422 स्क्वायर किलोमीटर में कंस्ट्रक्शन होगा। बाकी जो एरिया है वो रिजर्व रहेगा अदर एक्टिविटी के लिए। जैसे इन एरियाज में पूरा सोलर पार्क लगाया जाएगा, इन एरियाज में पूरा एग्रीकल्चर जोन को रखा जाएगा। इस तरीके से बाकी एरियाज को छोड़ के रखा गया है जिसको अलग यूज के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है। अब एसआईआर के अंदर की गवर्नमेंट की अपनी गाइडलाइन। एसआईआर के अंदर हम कोई भी जमीन का टुकड़ा लेंगे तो उस पे क्या है, हर एक रोड पे गवर्नमेंट की अपनी अलग अलग तरीके की गाइडलाइन है। क्योंकि ये जो शहर है ये वर्ल्ड क्लास लेवल का शहर बनाना चाह रही है गवर्नमेंट। और ये इस तरीके का शहर बनेगा जहां पे आपको अगर रो हाउस देखने को मिल रहा है तो पूरा रो हाउस का एरिया देखने को मिलेगा। रो हाउस, बंगलो, विला, इन तरीके से रहेगा। जो हाई एक्सेस कॉरिडोर का एरिया रहेगा तो वहाँ आपको हाई एक्सेस कॉरिडोर के ये पूरे एरिया दिखेंगे आपको। उसी तरीके से मल्टी स्टोरेज अपार्टमेंट बिल्डिंगें बनी दिखेंगी। ये सारी चीजें जिसको अभी आगे और हम डीप में समझेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट की मिनिमम रोड है वो क्या है, 18 मीटर। 18 मीटर मिनिमम जो गवर्नमेंट की रोड है पूरे धोलेरा के अंदर मिनिमम 18 मीटर रहेगा। और मैक्सिमम रहेगा 70 मीटर। मिनिमम 18 मीटर, मैक्सिमम 70 मीटर। ठीक है। अब इस 18 मीटर और 70 मीटर के रोड पे हम कोई भी जमीन का टुकड़ा लेंगे, कोई भी जमीन का टुकड़ा लेंगे, लैंड पार्सल लेंगे, तो मिनिमम जो हमें एरिया मिलेगा रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल में वो मिलेगा 1200 स्क्वायर यार्ड। ठीक है, 1200 स्क्वायर यार्ड। वहीं हम अगर कॉमर्शियल में जाते हैं, ये रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल का हो गया। और वही 18 मीटर के रोड से लेके 70 मीटर के रोड पे हम कॉमर्शियल में जाएंगे तो कॉमर्शियल में क्या गाइडलाइन है, मिनिमम 1800 स्क्वायर यार्ड, यानी कि 16,200 स्क्वायर फीट। 16,200 स्क्वायर फीट। ठीक है, ये मिनिमम गवर्नमेंट की गाइड। 70 मीटर रोड पे आपको जमीन नहीं मिल सकती। उससे ज्यादा कितना भी ले सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम की लिमिट है। ठीक है। अब ये तो हो गया एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन। अब इसमें एक सोसाइटी मॉडल आता है। जैसे टाउनशिप, जैसे हम बाहर की टाउनशिप देखते हैं, सोसाइटी देखते हैं, वैसे ये होता है।
तो अब जो ये टाउनशिप होता है, अंदर में क्या गाइडलाइन है, मिनिमम 350 स्क्वायर यार्ड की गाइडलाइन है टाउनशिप के मामले में, सोसाइटी मॉडल में। अब बट वो जो आपको 350 गज का मिलेगा, वो क्योंकि धोलेरा के अंदर क्या है ना, प्लग एंड प्ले मॉडल का सिस्टम है, कि जहां पे गवर्नमेंट सबसे पहले बेसिक सुविधाएं देगी, रोड रास्ते बिजली पानी की व्यवस्थाएं देगी, देन फिर वहां पे हम कोई भी टाउनशिप काट सकते हैं, जहां पे आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी क्लियर रहेगा, और जहां पे आपका म्यूटेशन रजिस्ट्री, ये सारी चीजें हो पाएगा। ठीक है, जैसे कि ये एक्टिवेशन एरिया हो गया, जो आपका एक्टिवेशन एरिया है 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है, 0.54, यानी कि लगभग 5600 एकड़ का एरिया हम कह सकते हैं। ठीक है, जो अभी डेवलप हुआ है फेज 1 का, फेज 1 का। ठीक है, ये तो इसी एरिया में सोसाइटी मॉडल मिलते थे 2 साल पहले, जहां पे लोगों को 350 गज के एरिया मिल जाते थे। इसके अलावा, क्योंकि अभी फेज 1 ही डेवलप हुआ है, उसके अलावा भी कोई फेज बना नहीं है, तो और किसी एरिया में टाउनशिप के अंदर 350 गज का नहीं ले सकते, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अप्लीकेबल नहीं है, मतलब ये लीगल नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये चीज हम इन्वेस्टर को बता सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से उसको हम गाइड कर सकते हैं, जिसमें म्यूटेशन वगैरह प्रॉपर नहीं होगा, है ना, ये रहेगा। तो ये तो हो गई इस तरीके से गवर्नमेंट के अंदर की गाइडलाइन। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और डीप चलेंगे, हम समझेंगे कि कितने मीटर के रोड पे रेजिडेंशियल में क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, है ना, जिसको हम, यस, ये हमारा रेजिडेंशियल का आता है। अब रेजिडेंशियल एरिया में हम किस तरीके से क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, ये आपका डीजीडीसीआर रिपोर्ट है ना? इसको हम अभी रीड करेंगे, ड्राफ्ट जनरल डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन। अगर कोई भी जमीन 18 मीटर से लेके 25 मीटर के रोड पे है, तो उसमें मैक्सिमम एफएआर जो रहेगा वो 1 का रहेगा, जिसमें हम ग्राउंड कवर कर सकते हैं, कितना, 50% एरिया कवर कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें G+2 की गाइडलाइन रहेगी, और उसमें जो हाइट रहेगा लगभग वो 10 मीटर के अप्रोक्स रहने वाला है। अब इसके राउंड में हम 3-3 मीटर का एरिया छोड़ेंगे। अब जैसे मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको लोगों के लिए इजी हो जाएगा। अच्छा, इसमें इसको पहले रीड कर लेते हैं, इसमें क्या क्या परमिशन है गवर्नमेंट की तरफ से। मल्टी स्टोरीज अपार्टमेंट बना सकते हैं, क्लस्टर्स बना सकते हैं, रो हाउस, विला, बंगलो, ये सारी एक्टिविटी कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, यस। नर्सिंग होम कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से ड्राई केयर, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, क्लीनिंग, ये सारी चीजें भी कर सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड, है ना, ये चीज, स्विमिंग पूल वगैरह, हेल्थ क्लब, ये सब कुछ रहेंगे। ठीक है, अब जैसे ये हमारा एक 1200 गज का सुस्ता आपका प्लॉट हो गया, ये 1200 गज का है। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट की रोड है, बड़े ध्यान से समझना आप लोग, ये गवर्नमेंट की रोड है। ये कितने की रोड है, 18 मीटर या 25 मीटर, दो में से कोई भी एक ले सकते हैं। चलो, हम मैंने एग्जांपल ले लिया, 18 मीटर का रोड है। ठीक है, 18 मीटर का रोड है, तो इसमें जो भी मकान, जो भी बंगलो, विला, रो हाउस बनेगा, सबसे पहले क्या होगा ना, 3 मीटर इधर से, 3 मीटर इधर से, 3 मीटर इधर से, 3 मीटर इधर से छोड़ा जाएगा, और जो बाकी का एरिया होगा उसी में आपका 50% के राउंड में आएगा, जो कंस्ट्रक्शन में यूज होगा, मतलब जिसमें आप अपना विला, मकान, ये सब बना सकते हैं। अब ये जो 3-3 मीटर का छोड़ा गया एरिया है, ये पूरा आप ही यूज करेंगे। कौन यूज करेगा, आप ही यूज करेंगे। मतलब कहने का ये है कि अगर आपने 1200 गज का एरिया लिया है गवर्नमेंट की रोड पे, तो 1200 पूरे एरिया का आप बाउंड्री वॉल कर सकते हो। चीजें समझ आ रही है। अंदर में क्या है कि आपको सुपर बिल्डअप कारपेट एरिया छोड़ना नहीं पड़ेगा, पूरा आप यूज करेंगे, पूरा आपके अधीन रहेगा, आपके अंडर में रहेगा। बस हाँ, जो ये गाइडलाइन है कि साइड साइड जैसे आपको 3-3 मीटर की छोड़नी है एरिया, तो आपको छोड़ना रहेगा, ऐसे वाले। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अजय सर, ये मैक्सिमम फेयर क्या है सर एक? यस, मुझे पता था ये सवाल आएगा। है ना, ये एक्चुअली एफ ए आर का मतलब हो गया हाइट। अच्छा अच्छा।
अब ये हाइट किस तरीके से रहेगा इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली ये गाइड एक्सप्लेन तो किया था सबने। ये अभी हम आगे और समझेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बिल्डिंग की हाइट है वो धोलेरा में ही है, लगभग 5 FAR तक है, जो कि ये आपको इसमें हाई एक्सेस में दिखेगा, है ना। और ये जो 1.5 और 2 का है ना, जी तो इसका अर्थ हुआ आपका फ्लोर एरिया रेशियो। यस यस, बिल्कुल सही, फ्लोर एरिया रेशियो रहेगा। मतलब कितने मीटर तक हाइट ले जा सकते ये रहेगा आपका इसमें, फ्लोर एरिया रेशियो रहेगा, है ना। हम्म, जैसे यहाँ पे 10 मीटर का है ना, तो 10 मीटर की हाइट तक ले जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं ले जा जी सकते आप, है ना। जी जी 10 रहेगा, 10 से कम रहेगा, लेकिन उससे ऊपर नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे देखें यहाँ पे 1.5 FAR आ गया, यहाँ 15 मीटर हो गया। 2 FAR हो गया, यहाँ पे 18 मीटर हो गया, है ना। इस तरीके से है। इसकी और भी कुछ है जिसको मैं डिटेलिंग में आपसे किसी दिन और चर्चा कर लूंगा इस पर, FAR पर, ठीक है। अभी थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया है। यस यस यस, इसको मैं और क्लियर कर दूंगा। बाकी अभी इसी तरीके जी से जी हम कोई समझ नहीं, सकते हैं, फ्लोर एरिया कोई नहीं सर, रेशियो इसका कोई नहीं। पूरा मीनिंग होगा। और ये इसी के हिसाब से रहेगा फ्लोर एरिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, निष्ठोरिया तुल्यम देख रहे हो आप लोग। जी यस। जी निष्ठोरिया तुल्यम क्या है, इसमें जो G+1 की गाइडलाइन है वो कितने पे बनी है, G+1 में 1540 स्क्वायर फीट में मकान पूरा बना हुआ है। कितने में बना हुआ है, 15। 1540। बट उसमें जो कारपेट है एक्चुअल कितना है, वो 98 स्क्वायर यार्ड का है, 98 स्क्वायर यार्ड का कारपेट है निस्टोरिया तुल्यम में, ठीक है। बट उसमें जो G+1 की गाइडलाइन है उसके अनुसार कितना एरिया कवर किया गया है, 1540 स्क्वायर फीट। मतलब इसका आधा ग्राउंड फ्लोर हुआ, इसका आधा फर्स्ट फ्लोर हुआ। ये पूरा मैक्सिमम गाइडलाइन के अनुसार होती है। तो इसी तरीके से ये फ्लोर एरिया रेशियो इसका भी निकलता है, 1 का, 1.5 का। यस, हम्म अभी इसको गाइड करते हुए मुझे क्लियर हो चुका है, ठीक। क्लियर ये है कि जैसे अगर यहाँ पे 1 FAR है तो इसका दोगुना, अगर 1 का है आपका तो इसका जस्ट दोगुना हम वहां पे यूज कर सकते हैं। जैसे 1200 गज का एरिया है, क्या है आपका, जी 1200 गज का एरिया है, तो इसका जस्ट दोगुना मतलब 2400 गज का कंस्ट्रक्शन रहेगा G+2 में। 2400 गज का मतलब हो गया कि G+2 में हम इसी तरीके से बनाएंगे पूरा, जो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, ये जो 3 फ्लोर का एरिया आएगा वो पूरा 2400 वर्ग गज के एरिया में पूरा हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज, जी जी किस तरीके से रहेगा। यस, यही होगा इसका मतलब, है ना। इसका जस्ट डबल होता है, ठीक है। इसको अभी और आगे समझेंगे तो क्लियर होगा। अब सेकेंड आते हैं, जो 25 मीटर के रोड है, 25 और मीटर सर से लेके 55 मीटर के रोड। जी ये फिफ्टी जी जी। परसेंट क्या मतलब एरिया बना सकते हैं केवल? यस यस, 50% एरिया कवर कर सकते हैं, बना सकते हैं। बाकी जो एरिया होगा अपनी अपने लिए छोड़ेंगे, कार पार्किंग के लिए, कहीं स्विमिंग पूल बना लिया, कहीं गार्डन बना लिया, इन सब के लिए वो यूज आप ही अच्छा, करेंगे इंडिविजुअल वो स्तर यूज पे। खुद ही नहीं, एमिटी के यस लिए। जी यस यस, ठीक, ओके जैसे एक ओके। सोसाइटी में होता है, तो ये क्या जी है, जी अभी इंडिविजुअल प्लॉट ले रहे हैं, एक मिनट हाँ, दीजिएगा ना। पर्सनल रहेगा वो, खुद का पर्सनल। Yes. अब इंडिविजुअल पे तो आपको कोई पार्क मिलेगा नहीं ना। जी जी यस, ऐसा। अच्छा, जैसे जी, वो 3-3 मीटर जो छोड़ना है तो 50% में से 3-3 मीटर छोड़ना है। नहीं नहीं, पूरे एरिया में से, पूरे एरिया में से, पूरे एरिया में से, जो आपका 100% का एरिया है ना, इसके साइड से छोड़ना रहे। जैसे हमारे यहाँ ना एक वेस्ट गेट, हमारे यहाँ एक वेस्ट गेट बिल्डिंग है, जहाँ पे अपनी पहले ऑफिस हुआ करते थे निस्टोरिया की, है ना। एक ऑफिस हमारा, जैसे टोटल तो वैसे हमारे 4 ऑफिस है, पांचवा ऑफिस हमारा यहीं पे हुआ करता था, वेस्ट गेट बिल्डिंग। तो उस वेस्ट गेट में, हालांकि आप लोग तो जानते नहीं होंगे उसके बारे में ज्यादा, तो उसमें भी ऐसा ही सिचुएशन है, इस तरीके से है। बीच में आपकी बिल्डिंग है, साइड में आप अपना कार पार्किंग और भी कई चीजों, बीच में गार्डन वगैरह, ये सारी चीजें बना सकते हैं ऐसा। कहीं पे स्विमिंग पूल कर दिया आपने, मतलब अपने खुद के इंडिविजुअल स्तर पे यूज करने के लिए सारी एमिनिटीज आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है जी नहीं कि अब आपने अपने एरिया में पूरे 1200 एरिया को कवर कर लिया और पता लगा आप गाड़ी खड़ी कर रहे हैं गवर्नमेंट की रोड पे, समझ रहे हैं। जी जी क्योंकि रोड पे गाड़ी खड़ी करने की जगह थोड़ी ना मिलेगी। आपकी रोड हो गई,
साइकिलिंग ट्रैक, पथवे, ये सब भी तो रहेंगे, फिर खड़ी कहाँ करेंगे गाड़ी। जी इसलिए आप अपने एरिया में पार्किंग का स्पेस बनाएंगे, जो आप एरिया लेंगे इंडिविजुअल। ठीक है, क्लियर हुआ। इस जी तरीके जी से क्लियर इस है। तरीके से आपका ये भी रहेगा। जी 25 मीटर से लेके 55 मीटर के रोड पे क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। ग्राउंड कवरेज आपका रहेगा 60% का, है ना। फ्लोर एरिया रेशियो रहेगा 1.5 का। ये आपका जो जाएगा G+3 का जाएगा। G+3 मतलब समझ रहे हैं ना, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। ठीक है। और इसकी मैक्सिमम जो जी हाइट रख सकते हो वो 15 मीटर का रख सकते हैं। इसके चारों तरफ से 5-5 मीटर को छोड़ लेना पड़ेगा। ठीक है। और इसमें क्या बना सकते हैं, यस, तो ये हो गया। इस तरीके से 25 मीटर के रोड से लेके 55 मीटर के रोड तक हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, जहाँ पे शॉप, रेस्टोरेंट, कैफे, है ना, वेजिटेबल मार्केट, बाजार, या आपका कॉमर्शियल सेंटर, प्राइमरी स्कूल, है ना, मल्टीपर्पज, ये सारी एक्टिविटी कर सकते हैं जो यहाँ पे दिया गया है। इसका मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं, एरिया है रेजिडेंशियल का, बट इसमें क्या है, मल्टीपर्पज में जमीनें यूज हो रही है। मतलब यहाँ पे हम बंगलो, रो हाउस, विला भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम स्कूल वगैरह भी, और आपके जो ये मार्केट वगैरह हो गए, शॉप वगैरह, ये सारी एक्टिविटी यहाँ पे होने वाली है। देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह, ये सारी चीजें देख पा रहे होंगे आप लोग। प्रॉपर दिख रहा है स्पष्ट आप लोगों को। यस सर। जी सर। जी Yes. जी ये सारी एक्टिविटी 25 मीटर के रोड से लेके 55 मीटर के रोड तक होनी है। ये वाला एरिया, उसमें ग्राउंड कवरेज रहेगा आपका 60% एरिया में हम चीजें ये बना सकते हैं। बाकी जो एरिया रहेगा सेल्फ यूज के लिए हम रखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। उसके अलावा जो 55 मीटर एंड 70 मीटर के रोड पे हम क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, इसमें जो मैक्सिमम FAR रहेगा वो 2 का रहेगा, है ना। मतलब 2 का मतलब अगर आप 1200 गज का ले रहे हैं तो 12 12 चौक 48 4800 स्क्वायर यार्ड में हम वहां पे पूरा नीचे से लेके ऊपर तक का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं एरिया वाइज। ठीक है, इसको मैं FAR को, फ्लोर एरिया रेशियो को एक बार और अच्छे से गाइड कर दूंगा किसी और सेशन में। ठीक है, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसको। तो ये हो गया। अब इसमें G+5 की गाइडलाइन है। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम जो रहेगा वो 18 मीटर हाइट कर सकते हैं। इसमें साइड बाई साइड जो हमें एरिया छोड़ना है, ये इस तरीके से छोड़ना है, 5 मीटर, 6 मीटर, 6 मीटर, 6 मीटर। इसमें क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, सिनेमा हॉल बना सकते हैं, रिटेल मॉल आपका, पेट्रोल, CNG, LPG, बैंक, हॉस्पिटल, ये सारी एक्टिविटी इसमें भी हो जाएंगी। मतलब यहाँ पे हम किसी इन्वेस्टर को बताना होगा तो ये बता सकते हैं, जो भी रेजिडेंशियल एरिया आते हैं उनमें ये सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। बस एज पर गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार, गवर्नमेंट के कितने मीटर रोड पे क्या चीजें ले रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को। अब इसमें से इसके अलावा अगर कोई और भी एक्टिविटी करनी हो तो एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन यहाँ पे कुछ कंडीशन, कुछ शर्तें दी गई हैं। उसके बेसिस पे कोई और भी चीज आपको अप्रूवल लेना हो तो यहाँ इसके माध्यम से अप्रूवल ले सकते हैं। ये रेजिडेंशियल एरिया का सीन है। ठीक है, इसी तरीके से आते हैं हाई एक्सेस कॉरिडोर में। अब ये हाई एक्सेस कॉरिडोर हो गया तो जो बड़े बड़े शहर हैं, बेंगलोर वगैरह हो गया, दिल्ली साइड वगैरह हो गए, वहां पे मैक्सिमम FAR 5 मिलता है। मतलब 5 गुना हाइट ले सकते हैं। इसमें लगभग 150 मीटर की हाइट रहेगी, है ना। और लगभग यहाँ पे आपका 0 से 10% ग्राउंड कवरेज रहेगा। ठीक है, पूरे एरिया का। और इसमें जो मिनिमम एरिया ले सकते हैं प्लॉट साइज, वो कितना ले सकते हैं, 5000 स्क्वायर मीटर। अब 5000 स्क्वायर मीटर को स्क्वायर यार्ड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, किसी को आइडिया, एनीवन।
कितने से मल्टीप्लाई करना होता है? लगभग 6000 स्क्वायर यार्ड का एरिया आएगा मिनिमम। अगर हमें हाई एक्सेस में कोई भी एरिया ले रहे हैं तो हमें कितना लेना रहेगा? 55 मीटर और 70 मीटर रोड पे मिनिमम 6000 गज का एरिया लेना रहेगा, जिसपे ये सारी अलग अलग तरीके की गाइडलाइन है, जिसको हम आराम से रीड करेंगे। मल्टी स्टोरेज अपार्टमेंट बना सकते हैं, है ना, क्लस्टर, आपका सर्विस अपार्टमेंट, वर्कर हाउसिंग, धर्मशाला, सिनेमा हॉल, पेट्रोल पंप, एलपीजी, ये सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें इस वाले 55 मीटर 70 मीटर रोड पे। और 25 मीटर से लेके 55 मीटर के रोड तक की क्या गाइडलाइन है? मिनिमम 1500 स्क्वायर यार्ड का एरिया यूज करेंगे। FAR जो है आपका फ्लोर एरिया रेशियो 2.5 का है। जी, ठीक। कोई कुछ कह रहा है? किसी का कुछ प्रश्न तो नहीं? इसमें जो हम एरिया कवर करेंगे वो 40% का रहेगा, है ना। बिल्डिंग की जो मैक्सिमम हाइट रहेगी 20 मीटर की रहेगी, और इस तरीके से हमें साइड से छोड़ना रहेगा। और इसमें हम ये सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, मल्टी स्टोरेज अपार्टमेंट, ये सारी चीजें, पेट्रोल पंप, CNG, ये सारी एक्टिविटी इसमें भी कर सकते हैं हाई एक्सेस कॉरिडोर। और बाकी अदर जो और भी करना हो तो इसके अनुसार हम परमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सिटी सेंटर का भी आ जाता है। सिटी सेंटर में हम क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं? 25 मीटर से लेके 55 मीटर के रोड पे जो ग्राउंड कवर एरिया रहेगा वो आपका प्लॉट का साइज मतलब जो रहेगा 1500 स्क्वायर मीटर है, ध्यान रखना आप लोग, स्क्वायर मीटर रहेगा। फ्लोर एरिया रेशियो इतना रहेगा, 40% कवरेज करेंगे, है ना। मैक्सिमम जो हाइट रहेगी आपकी बिल्डिंग की वो 20 मीटर की रहेगी। साइड बाई साइड हमें इतना छोड़ना रहेगा। और इसमें क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं? मल्टी लेवल पार्किंग, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, रिटेल मॉल, सिनेमा, है ना, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, फूड प्लाजा, है ना, ये सारी चीजें कर सकते हैं। पब्लिक गवर्नमेंट, ये सारी चीजें हम एक्टिविटी इसमें कर सकते हैं। वही 55 मीटर 70 मीटर रोड पे जाएंगे तो इस पे इस तरीके से सारी गाइडलाइन है ना। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एडिटोरियम, ये सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं, है ना, म्यूजियम वगैरह सारी चीजें, ठीक है। ये चीजें हैं। अब इसमें आपको क्या करना है ना, कि एक तो ये सारी चीजें पढ़ लेनी है। ये रोड वाइज तो आप यहाँ पे रीड करके गाइड कर सकते हैं, कभी आवश्यकता आन पड़ी तो। बाकी ये चीजें आप पढ़ लेंगे तो इसमें जो मेन मेन चीजें हैं ये आप बता सकते हैं इन्वेस्टर को। अगर आप सिटी सेंटर में प्लान करेंगे तो ये चीजें आप एक्टिविटी कर सकते हैं। या फिर जब कोई आप प्लॉट के बारे में डिस्कस करते हैं इन्वेस्टर से ना, तो भी आप ये चीज बता सकते हैं सर कि अपने सोसाइटी के पास में ये एरिया पास में पड़ता है, अब इस एरिया में ये सारी एक्टिविटी होने होनी है। इस तरीके से ये चीजें आप गाइड कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से इसमें 3 का दिया हुआ है तो इसमें 3 का ही हम समझते हैं। इसी तरीके से आपका इंडस्ट्रियल वगैरह सारी चीजों का अलग अलग गाइडलाइन है, ठीक है, जिसमें कभी हम GDCR रिपोर्ट निकालते हैं और उसमें हम आपको हर एक चीज अच्छे से गाइड करें। ये सारी चीजें यहाँ पे लैंड ग्रेविंग एक्ट वगैरह है जिसके बारे में ऑलरेडी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी। अगर मैं किसी से पूछूं तो वो बता सकता है मुझे? यस। यस। एक तो ये हो गया, ठीक है। ये इसके बारे में कुछ हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और वहीं हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कल की टॉपिक के बेसिस पे। तो अब यहाँ पे हमारी कल क्या क्या चीजें चल रही थी? रजिस्ट्री तक की चीजें कंप्लीट हुई थी हमारी। अब अगर मुझे आप लोग बताइए, मीटिंग में बैठे हर शख्स से मैं पूछना चाहूंगा, हर पर्सन से, कि अगर आपको यही चीज इन्वेस्टर को गाइड करनी हो कि सर किस तरीके से यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं, किस तरीके से आपकी रजिस्ट्री की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, तो यहाँ पे बैठे कितने लोग गाइड कर सकते हैं इन्वेस्टर को फ्रेंकली? यस, हैंड रेज कर सकते हैं। डिजिटली का भी ऑप्शन आता है, या चैट बॉक्स में मी लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। मैं देखना चाहूंगा कल की प्रिपरेशन कितने कितने लोगों ने करी है। सर अभी थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, प्रॉपर ओके, नहीं अभी नॉलेज है। प्रैक्टिस करनी होगी। चलो तिवारी जी बता लेंगे, ठीक। ठीक है। प्रैक्टिस करने का अर्थ ये हुआ कि अपनी यूट्यूब की रिकॉर्डिंग पड़ी होगी उसको आप देख लीजिएगा दोबारा से, और जो चीज वहां पे समझ नहीं आएगा उसको लेकर आप हेल्प ले लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा यस। आगे की तरफ बढ़ेंगे, कुछ और भी चीजें हमें गाइड करनी है आपको, क्योंकि हमने अभी रजिस्ट्री तक की प्रक्रिया कंप्लीट करी, ठीक है, कि किस तरीके से कस्टमर की रजिस्ट्री कंप्लीट होती है, कैसे उसके पास हार्ड कॉपी पहुंचती है, कितने टाइम में म्यूटेशन वगैरह होता है। और इसमें एक सीन और आता है
जो अक्सर कस्टमर पूछते हैं, ये सवाल कब आता है, जब इन्वेस्टर पेमेंट करने वाला होता है। तो वो सबसे पहले आपको टोकन करता है, ठीक है, उसकी हम केवाईसी डिटेल लेते हैं। अच्छा, ये मैं पूरा आपको स्टार्टिंग से बता डालता हूँ पेमेंट की प्रक्रिया में, ठीक है, जिससे कि आप लोगों के लिए हेल्प हो जाए। अब एक इन्वेस्टर सबसे पहले क्या करता है, पूरे धुलेरा की इंफॉर्मेशन लेता है, ठीक है, चीजों को समझता है, डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करता है ना। उसके बाद फिर वो हमसे पूछता है कि सर टाइमलाइन कितना है, मतलब अगर आज हम कोई सोसाइटी में प्लॉट ले रहे हैं तो कितना टाइम मिलता है। तो कुछ सोसाइटी में टाइमलाइन 10 दिनों की रहती है, कुछ सोसाइटी में 15 दिनों की टाइमलाइन रहती है ना। पेमेंट कंडीशन, पेमेंट टाइम, है ना, अलग अलग नाम से जानते हैं। कुछ सोसाइटी में महीने भर की टाइम रहती है, ठीक है। और जो बड़े जमीनें होते हैं उसमें भी इसी तरीके से रहता है पेमेंट कंडीशन, किसी में 10 दिन का, किसी में महीने भर का, किसी में 45 दिन का। अगर कोई 5 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ का ले रहा है तो उसको मोस्टली 2 महीने, 3 महीने का पेमेंट कंडीशन मिल जाता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब इसमें थोड़ा सा और हम समझते हैं कि इसमें क्या होता है ना, एक होता है पार्ट ए, पार्ट बी। आज जितने भी बड़े अभिनेता, नेता, ये जो होते हैं जिनके पास ब्लैक पैसा होता है, तो आपको पता है ब्लैक पैसा सबसे ज्यादा लोग कहाँ लगाते हैं? प्रॉपर्टी, जमीन में। जमीन खरीदते हैं, अपने प्रॉपर्टी में नाम ही पे खरीदते हैं, प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी घर पे। में किसी के नाम पे खरीदते हैं, हाँ, यस है ना। सर। तो अब ये कैसे सर होता है, इसको भी समझ लेते हैं। इसका क्या लेखा जोखा होता है, गवर्नमेंट की नजर में क्या रहता है, वैसे क्या रहता है, इसको भी डीप में समझ लेते हैं। क्योंकि ये भी इन्वेस्टर हमसे पूछते हैं कभी कभी कि सर वो कैश लोगे, चेक पे लोगे। तो हमें पता होना चाहिए कैश की क्या बातें हो रही है और चेक की क्या बातें हो रही है ना। इसको डिटेल में समझाते हैं आप लोग। देखिए, जमीनें जो होती हैं, है ना, उसमें क्या है, जो पार्ट ए होता है वो गवर्नमेंट की नजर में रहता है। पार्ट ए का मतलब होता है जो गवर्नमेंट की नजर में रहता है, जिस पेमेंट पर रजिस्ट्री होती है, ठीक है। अब रजिस्ट्री का नाम आया है तो रजिस्ट्री भी दो तरीके से होती है। एक रजिस्ट्री होता है गवर्नमेंट का, जो वहां की जमीन की वैल्यू, जिसको बोलते हैं जंतरी रेट। जंतरी रेट जो गवर्नमेंट की वैल्यू है उस जगह पे, उस जमीन की, उसके हिसाब से एक होता है। और एक होता है पूरे प्लॉट की, जो मतलब पूरे प्लॉट का जो कॉस्ट हम पे कर रहे हैं, फुल पे रजिस्ट्री होना, फुल पे रजिस्ट्री होना। जैसे अपने सेमिकॉन रेजिडेंसी हो गई, जो अपनी सोल्ड आउट है, अभी रेट भी उसकी बढ़ चुकी है ऑलरेडी। तो वहां पे जो रजिस्ट्री होती थी वो फुल पे होती है। 5,000 रुपए का प्लॉट है, 5,000 रुपए के रेट का प्लॉट है, मतलब 5 लाख का प्लॉट है, तो 5 लाख के प्लॉट की पूरी की रजिस्ट्री होती थी फुल पे, जिसमें आपका गवर्नमेंट की नजर में जो पेमेंट आता था पूरा आता था, कि मतलब 5 लाख रुपए का प्लॉट है, इसके लिए इतने इतने चार्जेस, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो 5 लाख का प्लॉट है तो उसमें लेडीज के नाम पे अगर कोई कराता है रजिस्ट्री, तो जो स्टाम्प ड्यूटी का कॉस्ट आता है, रजिस्ट्री का कॉस्ट आता है, वो 5% आता है। और जेंट्स के नाम पे कोई कराता है तो 6% आता है। ये लोग लिखते चलिए आप लोग, 5% लेडीज के नाम पे, 6% आपका जेंट्स के नाम पे आता है, ठीक है। उसके अलावा एडवोकेट, म्यूटेशन, टाइटल क्लियर, अदर जो चार्जेस होते हैं वो लोकेशन वाइज डिपेंड करते हैं। कहीं पे 16,000 लगते हैं, किसी लोकेशन पे, किसी लोकेशन पे 21,000 लगते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारे चार्जेस ना डॉक्यूमेंट पे इंक्लूड रहते हैं, मेंशन रहते हैं। ये चीजें आप इन्वेस्टर को बता सकते हैं, सर ये जो भी आप चार्जेस दे रहे हैं ना, ये सारे चार्जेस मेंशन रहेगा, जिससे कि आप खुद भी इंडिविजुअल स्तर पे रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, फुल पे जब कोई रजिस्ट्री करता है तो हो गया। अब जो हम अभी जंतरी रेट की बात कर रहे थे, है ना, तो जो वहां पे गवर्नमेंट की जंतरी रेट होती, जैसे किसी ने प्लॉट लिया 5 लाख का, ठीक है। अब वहां की जंतरी रेट है 2,500 रुपए, 3,500 रुपए गवर्नमेंट की रेट है, ठीक है। अच्छा, ये पूरे रियल एस्टेट के सेक्टर में हर जगह चलता है, ठीक है, ऐसा नहीं कहीं स्पेशल वगैरह में चल रहा नहीं। आज नोएडा में, दिल्ली में, गुड़गांव में, मुंबई में कहीं भी प्रॉपर्टी लेंगे ना, तो वहां पे जो गवर्नमेंट की जमीन की रेट होती है वो अलग होती है, और जो यहाँ पे डेवलपर बिल्डर की रेट होती है वो अलग होती है। जंतरी रेट से राइट। हमेशा ज्यादा रेट रहता है ना। और जंतरी रेट जो रहेगा उस पे रजिस्ट्री होती है ना, और रजिस्ट्री के जो खर्चे वगैरह होते हैं फिर वो उसी रेट से लिया जाता है, जो कि गवर्नमेंट की नजर में रहता है, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं। 5 लाख का प्लॉट है, हमने मान लो 3,500 की जंतरी रेट के हिसाब से हमने उसकी रजिस्ट्री करानी है, तो हमें क्या होगा, 3,500 के हिसाब से 3.5 लाख रुपए हम क्या करेंगे,
कंपनी के अकाउंट में देंगे जिसके उस पर रजिस्ट्री होगी, समझिएगा। 35 का मतलब 3.5 लाख रुपए हम कंपनी के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जिसके उस पर रजिस्ट्री होगी, जिसका मुझे पूरा ब्यौरा, पूरा डाटा मेरे पास रहेगा। 1.5 लाख लेकिन जो नहीं। 1.5 लाख रुपए है, समझिएगा बड़े ध्यान से, जो 1.5 लाख रुपए जिसको बी पार्ट बोला जाता है, वो आप कंपनी के अकाउंट में नहीं दे सकते। या तो कंपनी के किसी एम्प्लॉय के अकाउंट में देंगे जिसका कोई डाटा आपके पास नहीं रहेगा, बस आपके पास एक प्रूफ के तौर पे स्क्रीनशॉट रहेगा कि मैंने दिया है बी पार्ट भी। उसका तो उस गवर्नमेंट की वजह से कोई लेना देना नहीं रहेगा, ध्यान रखना आप लोग। सर उस बी अकाउंट पार्ट में कहाँ लेते हैं? मैम एक्चुअली उसे कैश ही लेना कहते हैं, है ना। या तो यहाँ पे एक आंगड़िया होती है जो कि आपके घर से कैश उठाती है, वो कैश उठा लेती है, या फिर आप किसी के थ्रू कैश भिजवाते हैं या खुद कैश लेके आते हैं, या फिर एक अदर ऑप्शन रहता है कि आप किसी एम्प्लॉय जो अपने कंपनी के एम्प्लॉय हैं, जो ट्रस्टेड एम्प्लॉय हैं, उनके अकाउंट में करते हैं, तो वो अपने अकाउंट से कैश निकाल के कंपनी के अकाउंट में जमा, मतलब कंपनी को उसमें कैश में देते हैं, ऐसा रहता है। और वो पैसा कैश ही माना जाता है, ठीक है, क्लियर हुआ। जो कि बी पार्ट का होता है, इसका कोई भी लेखा जोखा नहीं रहेगा, ध्यान रखना, है ना। यहाँ पे जितनी भी बल्क में जमीनें बिकती है ना, तो वो इसी तरीके से रहती है। इसका भी एक परसेंटेज चलता है कि सर 70%, 60% जो है ना ए पार्ट में लेंगे, 40% बी पार्ट में लेंगे। किसी किसी एरिया में 80% बी पार्ट में लेंगे और 20% ए पार्ट में लेंगे। और जो बड़े बड़े मिनिस्टर वगैरह रहते हैं जो ब्लैक में देना चाहते हैं ना, वो क्या करते हैं पता है, वो इसी तरीके से करते हैं, सर एक काम करो, 80 तो आप ब्लैक में ही लो, 20 व्हाइट में ले लो। व्हाइट का मतलब हो गया ए पार्ट में ले लो आप, बाकी 80% आप ब्लैक में लो, जिसका गवर्नमेंट में कोई लेखा जोखा नहीं रहेगा, कोई रिकॉर्ड नहीं देना रहेगा, है ना। नहीं तो फिर वो कहते हैं इनकम इनकम टैक्स छापा मार देगी, भाई इतने पैसे ला कहाँ से रहे हो, इतनी जमीनें लिखवा रहे हो, है ना। तो ये चीजें होती, इसलिए बी पार्ट का कोई भी लेखा जोखा नहीं होता है। हमेशा चीज जो भी जब भी बात होगी वो ए पार्ट की बात होगी, आपके पूरे डॉक्यूमेंटेशन में हर जगह ए पार्ट का ही जिक्र रहेगा, बी पार्ट का नहीं रहेगा। अच्छा, इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे बेनिफिट एक ये रहता है कि जैसे हमारी जो रजिस्ट्री की कॉस्ट 5 या 6% लगनी थी 5 लाख की, वो लगनी होगी अब 3.5 लाख की लगेगी। मतलब कहीं ना कहीं हमारा 10-20 हजार रुपए का जो होगा वो बच जाएगा, क्लियर हुआ। इस तरीके से ये चीजें हम इन्वेस्टर को गाइड कर सकते हैं। ये होता है तो ए वो वाला पार्ट और बी। वो जो 1.5 लाख जा रहा है वो कहाँ जा रहा है सर? वो जमा होगा कंपनी में ही, वो और जमा होगा कंपनी में ही, बट उसका गवर्नमेंट में कोई लेखा जोखा नहीं रहेगा गवर्नमेंट की नजर में, ठीक है। वो कंपनी का ही पैसा है। अजय सर, जैसे हम, जी हेलो जी सर, जी। जैसे टैक्स में पेमेंट आधी देते हैं और आधी हम जो सरकारी होता है वो देते हैं, ऐसा ही है ना? आधा टैक्स दे देते हैं, देखो क्या है ना, बाकी जो मैं रहता है वो सरकार देखो, एक इन्वेस्ट करती कंपनी का होता है करंट अकाउंट, एक कंपनी का होता है करंट अकाउंट जिसकी आपको रिसिप्ट मिलती है। आप जितनी भी पेमेंट करेंगे है। उसकी आपको रिसिप्ट मिलती है, ठीक है। आपने जैसे कंपनी के करंट अकाउंट में पेमेंट जो भी किया उसका प्रॉपर आपको रिसिप्ट मिलेगा, और जो बी पार्ट करोगे आप, जो कैश दोगे, उसका रिसिप्ट नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। मतलब अगर 5 लाख का प्लॉट है, हमने 3.5 लाख पे रजिस्ट्री कराना है जनरल रेट के अनुसार, तो हमारी 3.5 लाख की रिसिप्ट मिलेगी, और जो आके आपका जो बी पार्ट रहेगा 1.5 लाख का, उसका कोई रिसिप्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इससे कि वो राजेश सर मीटिंग में नहीं है क्या? रुको राजेश सर को बुलाओ। राजेश सर ने ये चीज दिया। कम ड्यूटी बचाने का तरीका है सर जी। यस, ये रजिस्ट्री कॉस्ट बताने का तरीका है राजेश। ये दोनों तरीका है हर किसी के लिए, जिसको जैसे सर रजिस्ट्री के एक्सपेंसेस थोड़े कम हो जाए, देख लो मैनेज कर लो, तो सर एक काम करो, ए पार्ट और बी पार्ट में कर दो, ये हो जाता है ना। और दूसरा तरीका ये हो जाता है कि जिसको अपना ब्लैक गवर्नमेंट नगर में कम पैसे दिखाने हैं, तो वो किस तरीके ब्लैक से कर मनी लेता है। ब्लैक हाँ, मनी सर रियल और एस्टेट में ज्यादातर ही जो, लगता है सर। यस, ज्यादातर जो पैसे वाले पार्टी होते हैं ना वो इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। ये चीजें होती है। ये हो गया आपका ए पार्ट और बी पार्ट, इस तरीके से। तो अच्छा, ये आपका पूरे रियल मतलब एस्टेट में हर जगह अजय चलता है, सर, ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के अलावा फॉरेन कंट्रीज में भी चलता है।
यस। सर मैं ये कह रही थी ना कि जैसे कि रिकॉर्ड में तो फिर कम ही अमाउंट शो होगा ना ऐसे में तो। हाँ हाँ, तो कम अमाउंट शो होगा तो फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? आपका पैसा भी तो बच रहा नहीं, है। ऐसा ही ओके। बच रहा है, आप सेफ भी हैं, टैक्स नहीं पैसा भी देना बच पड़ेगा। रहा है, गवर्नमेंट की नजर में भी नहीं आ रहे हैं। नहीं, अभी आप लो 20 लाख का प्लॉट लो, पूरा दिखाओ, फिर देखो गवर्नमेंट की नजर में कैसे आते हो आप। पहले तो समझ रहे हो? राशन बंद कर देगी सर। हाँ, उसमें क्या है ना, फिर गवर्नमेंट भी तो चेक करेगी ना भैया इतने पैसे लाए कहाँ से। अभी आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लो, और गवर्नमेंट भी तो पूछेगी ना भाई 1 करोड़ आए कहाँ से, उसका ब्यौरा दो आप। भाई ये जो ब्लैक में लोग पैसा लगाते हैं जमीनों में, तो क्या लगता है आपको 1 करोड़ की जमीन है तो 1 करोड़ पूरा 1 करोड़ की रजिस्ट्री कराते हैं? भाई साहब 20 लाख रुपए ए पार्ट में देते हैं, 80 लाख रुपए बी पार्ट में देते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? कहीं कहीं 40 देंगे, कहीं कहीं 60 देंगे। ये सीन जी होता है सर। ए पार्ट और बी पार्ट। ठीक है, ये समझना। कहीं के रेशियो भी चलते हैं। अब दिल्ली नोएडा इधर कहीं भी जमीन लेने जाओगे, इसी तरीके से मिलेगा, ए पार्ट बी पार्ट। ये चीजें हमें इन्वेस्टर को भी बतानी पड़ती है। सर आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप फुल पे रजिस्ट्री कराना चाहो फुल पे करा सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि 10-20 हजार रुपये बचे अपना, तो आप बचा भी सकते हैं। दोनों ऑप्शन क्लियर हुआ? सारिका में आवाज नहीं आ रही है आपके, अगर कुछ बोलना चाह रहे हो आप। सर मैं ये कह रही हूँ, क्या ये सर 50-50 भी होता है? हाँ, 50-50 भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस तरीके से क्या पॉसिबिलिटी है ना, वहाँ के एरिया के अनुसार डिपेंड करेगा। ठीक है, और अगर जनरल रेट के अकॉर्डिंग ही रहेगा तो जनरल रेट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमेशा जो गवर्नमेंट की रेट रहती है ना, उससे महंगी जमीन की रेट होती है, ध्यान रखना। और मेरा साथ जंतरी रेट के अनुसार जी ही सर। आपको लोन वगैरह सारी चीजें जंतरी रेट के अनुसार ही गवर्नमेंट देती है। यस सर। आपके प्लॉट की सर जितनी रेट पे वैल्यू होती है चलता हूँ। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट नजर में उस हिसाब से आपको लोन या कोई भी जो भी एक्टिविटी होगी उसी के अनुसार मिलता है। ठीक है, ये सीन रहेगा। जिसका जंतरी आपके में पास सर सर्किल हुआ ना सर। सर्कल सर्कल रेट, सरकारी रेट, सर्कल रेट। सरकारी रेट ये भी कह सकते हैं। अलग अलग एरियाज के अलग अलग लैंग्वेज है सर, यूनिवर्सल है ना, ऐसा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया हर किसी को? अब कोई इन्वेस्टर आपसे जी अगर ए पार्ट बी पार्ट पूछेगा तो आप लोग बता सकते हैं इसी में, कोई दिक्कत तो नहीं बिल्कुल सर। नो सर। कोई दिक्कत नहीं। है? बढ़िया। ये सर बता दें। सर ये तो अगर प्लॉट में, फाइन पूछे प्लॉट में कि तो मान लो, रजिस्ट्री में कितना फीस लगता है, इस तरह का क्वेश्चन होता है क्या? मैम रजिस्ट्री का फीस अभी मैंने बताया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो प्लॉट का कॉस्ट है, ठीक है, जितने पे आप रजिस्ट्री करा रहे हो, ठीक है, अगर 5 लाख का प्लॉट है, 5 लाख पे रजिस्ट्री कराओगे तो 5 लाख रुपए का 5% वोमेन के नाम पे, लेडीज के नाम पे, और मेल के नाम पे 6% लगेगा। अगर आप 3500 पे रजिस्ट्री करा, 35 मतलब 3.5 लाख पे रजिस्ट्री करा रहे हैं, तो 3.5 लाख रुपए में 3.5 लाख रुपए का 5% लेडीज के नाम पे और 6% जेंट्स के नाम पे। उसके अलावा 16,000 रुपए मिनिमम एरिया वाइज डिपेंड करेगा। 16,000 रुपए आपका एडवोकेट, म्यूटेशन, टाइटल और अदर चार्जेस के लिए लगेगा। और अगर लोकेशन दूसरा है तो उसके अनुसार 16,000 से लेके 21,000 रुपए के एवरेज समझ सकते हैं। ठीक है, अलग से चार्ज लगता है। टोटल अमाउंट पे 5% या 7% लगेगा? प्लॉट का कॉस्ट जितने जिस पे आप रजिस्ट्री करा रहे हैं, 5% 6% ये रहता है। ये लिख लो आप, छोटी मोटी चीजें हाँ हैं। तो क्लियर हो गया। सर थैंक ये यू। कस्टमर को बताना जरूरी होता है? मैम ये चीज तो बताना ही है आप। अब ये तो रजिस्ट्री के एक्सपेंसिव है, ये तो गवर्नमेंट लेती सर वो तो है ना, सबको ये पता है सारी कि प्लॉट खरीदेंगे तो रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। ये चीजें आपसे इन्वेस्टर पूछेगा, इन्वेस्टर ये चीज पूछेगा। हाँ, ये इन्वेस्टर का कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, कैसा क्या सीन है। अभी रुको, एक अपने साथ राजेश सर है, वो ज्वाइन कर ले तो फिर मैं उनसे पूछवाऊँ कि उन्होंने हमें ए पार्ट में कितना दिया था, बी पार्ट में कितना। यस, तब तक किसी और का कोई सवाल है किसी चीज को लेकर? अजय क्योंकि सर मेरा सवाल है। जी बोलिए। मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे हम 5 लाख का प्लॉट लेते हैं या 10 लाख का लेते हैं, तो छोटे प्लॉट में भी हमको ए पार्ट बी पार्ट देना होता है, मतलब दे सकते हैं? यस 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 यस, देखो क्या है ना, अभी समझो। देखो धोलेरा में क्या है ना, जो गवर्नमेंट की रेट है बहुत कम है, समझिए।
धोलेरा में जो गवर्नमेंट की रेटें हैं वो बहुत कम है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो गवर्नमेंट की रेट के अनुसार ही ज्यादातर रजिस्ट्रियाँ होती है, ठीक है। और कहीं पे अगर परमिशन ले लिया है डेवलपर या बिल्डर ने, तो वहां पे फिर वो फुल पे करा सकते हैं रजिस्ट्री। जैसे सेमिकॉन वगैरह में है, वहां की भी जनरल रेट आपकी 3.5 तक की होती है, बट वहां पे 5 पे भी फुल पे रजिस्ट्री हो रही है। तो ये सारी चीजें रहती है। तो जहाँ पे आप अब उस पे क्या है, इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। इन्वेस्टर चाह रहा है कि नहीं सर मेरा फुल पे रजिस्ट्री हो, तो फुल पे करा सकता है। और अगर इन्वेस्टर चाह रहा है कि मेरा 10-20 हजार रुपये बच जाए, तो वो फिर अपना कम में करा सकता है, ऐसा। जैसे अभी राजेश सर में भी अगर ज्वाइन कर सक पाए हो तो कर लिए। राजेश सर आवाज आ रही क्या? जी सर, आ रही है। आपका इंतजार कर लेंगे सर। अच्छा जी सर, बताएं। जैसे अभी राजेश सर हैं, राजेश सर ने अपने साथ जमीन परचेस करी है ना। और राजेश सर, आपने ए पार्ट में कितना पेमेंट दिया था और बी पार्ट में कितना दिया था, याद है? याद होगा सर, वैसे पेमेंट किया है आपने। हाँ, हाफ किया था लगभग ना। हाँ, ऐसा ही कुछ था आपका। हाँ, हाफ किया था जहाँ तक मुझे याद है। अब जितना राजेश सर ने ए पार्ट में किया था, राजेश सर को पूरी रिसिप्ट मिली थी ए पार्ट की। हाँ बिल्कुल मिली थी, और उसी पे बी रजिस्ट्री। पार्ट का, बी पार्ट का कोई लेखा जोखा था? नहीं नहीं नहीं, बी पार्ट का। नहीं। यस, बी पार्ट का कोई भी लेखा जोखा नहीं था, बस ए पार्ट का ही लेखा जोखा रहता है, जिसकी आपको प्रॉपर वे में रिसिप्ट मिलती है, जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन में, रजिस्ट्री में, हर एक चीज में पूरा मेंशन रहता है। ये रहता है आपका ए पार्ट और बी पार्ट का सीन। क्लियर हुआ? जिसमें आपके पैसे भी बच जाते हैं, ऐसा रहता है। बाकी अंदर कोई इशू नहीं। यस, इससे रिलेटेड अभी किसी का कोई सवाल है? एक्चुअली भी राजेश सर, जो जमीनों में ए पार्ट बी पार्ट है ना, ब्लैक पैसा व्हाइट पैसा है, उस पर ही डिस्कस चल रही थी मीटिंग में। नहीं, स्टार्टिंग में मुझे भी काफी कंफ्यूजन था कि क्या रहेगा कैसे। यस, हाँ, स्टार्टिंग में रहता है ना। और जो अच्छा, जो इन्वेस्टमेंट करते हुए आते हैं ना, पहले से 4-6 जगह 10 जगह इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो उनको ऑलरेडी पता है। वो पहले ही पूछेंगे आपसे, सर ए पार्ट में कितना लोगे, बी पार्ट में कितना लोगे, या कितना। अच्छा, उनका एक दूसरे तरीके से भी सवाल रहता है, सर कितना चेक लोगे, कितना कैश लोगे। अच्छा, शुरुआत में जब मेरे पास ये क्वेश्चन आते तो मैं कंफ्यूज रहता था। मैंने कहा कैश और चेक मतलब तो एक ही हुआ, लेना तो पैसे ही है ना। तो फिर मैं वहां समझ नहीं पाता था, तो मैं कई बार कहता था अब कैश चेक ही दे दो। जैसे एक अपने अहमदाबाद से इन्वेस्टर थे, पंकज नाम था, पंकज सचदेव, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, चेक लेके आ गए ऑफिस। अच्छा, मेरे से फोन पे बात हुई कि अजय जी आज मैं आ रहा हूँ, कंप्लीट पेमेंट करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, आ जाओ आप। बढ़िया सर। और फिर हालांकि उनको मैंने फिर ए पार्ट बी पार्ट का गाइड तो किया था, बट कैश और चेक की मैंने चर्चा ही नहीं करी। अब वो डायरेक्ट आ गए ऑफिस। फिर बोले कि अभी फिर चीजें कंप्लीट हुई, फिर कंप्लीट उनको निकाल के दिए, इतना पेमेंट सर आपका रिमेनिंग रह रहा है। तो फिर उन्होंने क्या किया, चेक निकाला। बोले ठीक है सर, बताओ कितने का चेक बनाओ। तो फिर वहां पे फिर उनकी जो रजिस्ट्री का वो एक्सपेंसेस हो रहा था, वो सारी चीजें हो रही थी, उसका फिर हमने लिया। फिर हमने कहा सर ये बी पार्ट में देना, आपको कैश देना था, है ना। तो बोले यार मेरे को अगर पहले बता देते तो मैं घर से कैश उठा लाता, मेरे पास कैश पड़े थे घर पे। अब आपने बताया नहीं, तो ये आपकी गलती हुई, क्योंकि आपने तो मुझे बताया नहीं। अब या तो साथ में चलो, या तो किसी को भेजो। फिर उसके साथ, उसके बाद फिर उनसे हमने जो गवर्नमेंट का वो था, ए पार्ट का था पेमेंट, वो हमने चेक के माध्यम से लिया। और बाकी जो बी पार्ट का था, फिर हमने क्या किया, उनके घर पास में ही था, 5 किलोमीटर दूर था ऑफिस से। फिर गए उनके घर से कैश उठा के लेके आए। लगभग कैश था आपका 3 के समथिंग था, 3 लाख कैश। फिर वो कैश लेके आए। ऐसा रहता। अब जब उन्होंने कैश दिया, उसका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है ना कैश का। उन्होंने कैश दिया, मैंने कैश लिया, तो गवर्नमेंट को क्या पता कैश में क्या चीजें हो रही है, ट्रांजेक्शन कहाँ हो रही है। गवर्नमेंट तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे वो करती है ना, जो भी टैक्स वगैरह जो भी चीजें लगती है, एक्टिविटी होती है, वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे होता है। तो ये होता है आपका ए पार्ट और बी पार्ट। बी पार्ट हमेशा कैश में ही लिया जाता है, ठीक है। कैश में, अच्छा कैश में एक आंगड़िया का सिस्टम रहता है यहाँ पे। जैसे आप लोगों ने पुष्पा मूवी देखी होगी, पुष्पा मूवी में जब वो इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार करता है, तो एक फटा एक नोट होता है ना, जो एक पूरा नोट होता है, आधा फटा हुआ नोट, इधर यहाँ दिखाएंगे तो वहां कैश मिलेगा, फिर वहां दिखाएंगे तो वहां सामान मिलेगा, होता है ना। तो बिल्कुल। जैसे यहाँ पे आंगड़िया का सिस्टम चलता है।
अंगड़िया में क्या होता है कि वहां पे बताया जाता है, एड्रेस दिया जाता है कि इस जगह से इतने पैसे उठाने, ठीक है। तो उस जगह से उतने पैसे उठाता है जिसका एक फटा हुआ नोट, फिर यहाँ पे जहाँ देना रहता है वहां पे दिया जाता है, वहां से फिर वो फोटो खींच के भेजते हैं, फिर उसी का पूरा मैच कराया जाता है। उसके बाद फिर वो अंगड़िया यहाँ पे कैश फिर जिसको जहाँ पे देना रहता है कंपनी में जिस पर्सन को, वो कैश फिर उसी पर्सन को देती है। ऐसा रहता है। क्लियर हो? मतलब वहां पे अंगड़िया के आदमी रिसीव करते हैं, और फिर अहमदाबाद में, जैसे राजेश सर दिल्ली से हैं, तो अंगड़िया के ऑफिस दिल्ली में हर जगह रहते हैं। तो अंगड़िया राजेश सर के यहाँ से कोई व्यक्ति पेमेंट उठाएगा, और फिर वो पेमेंट यहाँ पे आपका अंगड़िया के जो यहाँ ऑफिसेस हैं लोकल में अहमदाबाद में, फिर वहां से वो पेमेंट यहाँ पे कंपनी में रिसीव हो जाते हैं जिस एड्रेस पे आने, इसी नोट के जरिए। ठीक है, ऐसा रहेगा। तो वो आपका ए पार्ट में सॉरी बी पार्ट में वो काउंट किया जाता है। ऐसा, अब क्योंकि कोई व्यक्ति यहाँ पे, अब यहाँ से दिल्ली जाए कोई व्यक्ति, फिर राजेश सर के यहाँ से कैश उठाए फिर रिटर्न आए, पता लगा रास्ते में कोई ले लिया, तो है ना। तो ये चीजें होती है, तो इसलिए आंगड़िया का भी सहारा लिया जाता है ज्यादातर। और नहीं तो फिर जहाँ पे ऑप्शन बन रहा है तो फिर एक काम करते हैं कि काम करो सर एम्प्लॉय के अकाउंट में, जैसे राजेश सर ने भी यही किया था। राजेश सर, हमने भी आपको किसी एम्प्लॉय का ही अकाउंट डिटेल दिया था बी पार्ट के लिए, सर आप एक काम करो इसमें कर लो आप, इसका आपका ये रहेगा। तो फिर राजेश सर ने दूसरे के अकाउंट में करी थी लिमिट के अनुसार, है ना? ऐसा। ऐसे एक रवि जी थे मुंबई से, उनका भी 2 प्लॉट का था, तो उनका तो लगभग ये मानो कि 3.5-4 लाख रुपए बी पार्ट में लेने थे कैश। फिर उनका भी कुछ मैंने अपने अकाउंट में लिए थे एज ए एम्प्लॉय कंपनी के, और उसके बाद कुछ अमाउंट दूसरे के उसमें लिए बी पार्ट, और बाकी जो ए पार्ट वाला था वो किस में गया था, कंपनी के अकाउंट में गया था। क्लियर हुआ ये चीज? फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, हम अपने से बैंक से कैश निकाल के फिर वो कंपनी में जमा कर देते हैं। ऐसा ऐसा है, ठीक है। चलो बढ़िया है। अभी हमने लगातार बीच में दोस्त बीच में एक दिन सेशन नहीं लिया था। पहले दिन लिया था हमने मेजरमेंट को लेकर, दूसरे दिन डॉक्यूमेंटेशन लीगल और आपका रजिस्ट्री की प्रक्रिया गाइड करी थी, और आज मैं आपको कुछ धोलेरा के बारे में गाइड करी, गवर्नमेंट की गाइडलाइन वगैरह के बारे में, और तीसरा आपका आ गया चौथे नंबर पे आपका ए पार्ट बी पार्ट को लेकर भी डिस्कस करेंगे। अब इतने चीजों में किसी का कोई क्वेश्चन बन रहा है जो पूछना चाह रहा है? अच्छा, ये चीज जब खुद को नॉलेज रहती है ना, तो इन्वेस्टर को गाइड करने में भी कॉन्फिडेंस आता है, और जितना कॉन्फिडेंस हम इन्वेस्टर को बता पाते हैं उतना ही इन्वेस्टर बेहतर तरीके से समझता है, उतना ही हमसे फ्रेंकली होते हैं इन्वेस्टर, और उतना जल्दी हमारे साथ डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सामने वाला जो व्यक्ति वो नॉलेजेबल है, वो जानकार व्यक्ति है, वो मेरा इन्वेस्टमेंट सही जगह निवेश कराएगा। एग्री करते हैं आप लोग? क्योंकि हर इन्वेस्टर चाहता है कि मेरी किसी ऐसे शख्स से बात हो जिसको थोड़ी नॉलेज हो, थोड़ा अनुभव हो उस एरिया के बारे में, वहां के डॉक्यूमेंटेशन लीगल इन सब की थोड़ी जानकारी रखता हूँ, ताकि मेरा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ और सिक्योर रहे। भाई सेफ्टी सिक्योरिटी तो हर कोई चाहेगा ना। आज कहीं पे कुछ भी लेने जाएंगे वहां पे भी तो आप यही चीज देखते हैं ना। और यहाँ तो एंट्री एग्जिट दोनों की बात होती है। भैया एंट्री तो दिला दिया भाई ने, एग्जिट कौन दिलाएगा? अब चलो मान लो राजेश सर है, राजेश सर ने धोलेरा में जमीन ले ली, अब 5 साल बाद राजेश सर को बढ़िया अप्रिसिएशन मिल रहा है। अब इनका जो प्लॉट आज 5 लाख का मिला है इनको, अब वो उनका प्लॉट बन रहा है 35-40 लाख रुपए का बन रहा है 5 साल 6 साल बाद। अब राजेश सर को बेचनी है, अब राजेश सर फिर किसको पकड़े? भाई राजेश सर को भी बेचनी है, उनको भी तो कहीं ना कहीं। अच्छा, राजेश सर का काम रियल एस्टेट का तो है नहीं कि क्लाइंट से बात करें, भैया आप काम करो मेरी प्लॉट है अभी ये चल रहा है वहां का मार्केट, तो आप एक काम करो ले लो। ऐसा भी तो नहीं कर सकते, है ना। अच्छा, राजेश सर वैसा भी तो नहीं करेंगे ना, एक काम करते हैं 99 एकड़ का सब्सक्रिप्शन लेके वहां पोस्टिंग कर देते हैं, और मैजिक ब्रिक्स हाउसिंग.com कुछ और भी साइटें हैं एप्लीकेशन से, वहां पे लिस्ट कर देते हैं, वहां से कोई इंक्वायरी आएगी तो बात करेंगे पहले कॉल पे, उसके बाद फिर उनको बोलेंगे मेरा प्लॉट है धोलेरा में ले लो। ऐसा तो नहीं करेंगे राजेश सर। राजेश सर ही नहीं, जितने भी इन्वेस्टर होंगे वो भी ऐसा नहीं करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो सबसे ज्यादा ट्रस्ट और भरोसा हमें देना है इन्वेस्टर को। सर आज आप एंट्री कर रहे हैं धोलेरा में ना, तो एंट्री तो हम करा ही रहे हैं, एग्जिट भी हम ही कराएंगे। आपको कहीं और किसी और के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी और को खोजने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग?
आज ये मेरा फर्ज बनता है कि आज मैं धोलेरा में आपको एंट्री कराऊं और एग्जिट भी मैं ही कराऊं। अभी जैसे सेमिकॉन की बात कर रहा हूं मैं, हमारे इन्वेस्टर थे जिग्नेश, ये रहने वाले मुंबई से हैं जिग्नेश सर, है ना। उनको हमने सेमिकॉन में दिया था, और जब यहाँ की लॉन्चिंग हुई थी राजेश, है ना, उस टाइम सारेगामा में हमने उनको जमीन दी थी 5 लाख रुपए में। कल से 1 तारीख है, उस जमीन का रेट 10 लाख रुपए हो गया है, जानकारी के लिए बता दो। अब ये चीज मैंने उनको बताई, जिग्नेश सर को। मतलब जिग्नेश सर बोले यार अजय भाई इतना जल्दी मेरा डबल हो गया। बोले यार पहले सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरे को जानकारी दी। अच्छा, उन्होंने क्या किया था ना, सेम डे मेरे से बात हुई और सेम डे उन्होंने टोकन किया था, प्लॉट की बुकिंग करी थी सेम डे, है ना। बोले यार फिर तो बढ़िया है, मैं आपसे ही कनेक्ट हुआ और सेम डे मैंने आपके साथ डिसीजन लिया, मेरा डिसीजन सफल गया। तो जो अभी 1 गुना हुआ है, मतलब 5 का भी 10 बना है तो इतना खुश है वो। अभी जब 5 का 25-30 होगा तो कितना खुश होंगे वो, है ना? और अच्छा, वो कभी कॉल नहीं करते, वो उतना कॉल वॉल नहीं करते, मैं उनसे हालचाल लेता रहता हूँ। अब सोचो अगर किसी इन्वेस्टर को हम इतने अच्छे से गाइड करें, उनको खुद ही बीच में कॉल लगा के हालचाल लिया करें, उनके जमीनों की स्टेटस बताएं, सर अभी क्या सीन है, कैसा चल रहा है, तो उस इन्वेस्टर को कितना अच्छा लगेगा। यार यहाँ पे लोग जमीन देने के बाद पता नहीं चलता, कमीशन लेने के बाद कहाँ गायब हो गए। भाई रियल एस्टेट में क्या होता है, या किसी भी बिजनेस में देख लो क्या होता है ना, कि लोगों ने सामान बेची, अगले दिन पता लगा जिसको बेची थी, अब वो खरीदने वाला कॉल लगा रहा है, बेचने वाले का पता ही नहीं चल रहा कहाँ गया। समझ रहे हैं? तो ये चीज हमें कभी नहीं करना है। एज अ मानवता के हिसाब से समझ लीजिए आप लोग, चाहे तो ये समझ लीजिए कि भाई हमें और भी जगह हिसाब किताब देने रहते हैं, हर कोई समझ रहा होगा, ऊपर भी हिसाब देने रहते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी सर्विस बेहतर देनी है, हर इन्वेस्टर की पूरी हेल्प करनी है, अपना हेल्पिंग नेचर रखना है, ठीक है। हेल्प कैसे करनी है, उनको हमें ये भरोसा भी देना है और उसे गाइड भी करना है हर तरीके से। सबसे पहले उनको जो चीज दे रहे हैं बिल्कुल साफ सुथरा दें, उनको इस तरीके से दे कि लगे कि वो चीज हम खरीद रहे हैं। समझो आप, ये हमारे फैमिली का कोई मेंबर खरीद रहा है, बिल्कुल परफेक्ट चीज, ताकि कल को उनकी कोई शिकायत ना रहे कि अजय जी आपने जो चीज दी ना, मजा नहीं आया, साफ सुथरा नहीं दिया, बढ़िया नहीं दिया। कल को ये कंप्लेन ना करें, कल को ये करे कि यार अजय जी आपने जो चीज दी थी बहुत बढ़िया दी थी, एक काम करो मेरा ये फ्रेंड है इसे भी दिला दो, मेरा ये एक रिलेशन में है, मामा के लड़के लगते हैं, उनको भी दिला दो जमीन, आप यार बढ़िया दिला रहे, दिलाया आपने, सर्विस अच्छी थी आपकी। कल को ये कहे इन्वेस्टर हमसे, समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि धंधा यहाँ से बनता है, पैसा यहाँ से आता है ना। तो हमें अपना जो माइंडसेट रखना है, एम्प्लॉय वाला माइंडसेट नहीं रखना है कि सर वो पेमेंट आ गए, कमीशन आ गया, मेरा महीने की सैलरी तो बन गई, इंसेंटिव बन गए, बाकी तो बाद में देखेंगे, अगले महीने का टारगेट अलग है। ऐसा नहीं। हमें क्या करना है, हर किसी की पूरी तरीके से हेल्प करनी है। पहले हमें उनको एक नॉलेज करना है धोलेरा के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूरी एक नॉलेज करनी है। जमीन सर आप लो ना लो मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा फर्ज है कि आपको मैं पूरी जानकारी दूं, कल को आपके साथ कोई दिक्कत ना हो। समझ रहे हैं? पहला ये करना है, और दूसरा ये करना है, जैसा अभी हमने बताया कि उनको आप कोई भी जमीन दे रहे हैं साफ सुथरी बढ़िया लोकेशन पे दीजिए, ताकि कल को वही आपको 4 लोगों को और भी देंगे, बोलेंगे अजय जी ये मेरे फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं, इनको भी जमीन दिलाओ। कहीं भी चर्चा होगा, अरे यार मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया धोलेरा में, ठीक है, आपके इन्वेस्टर कहेंगे यार मैंने भी इन्वेस्ट किया धोलेरा में, बढ़िया यार, ये एक काम करो, कहीं और बात करने से अच्छा ये अजय जी हैं, ये बड़े अच्छे पर्सन है ना, हेल्पिंग नेचर के हैं, बढ़िया गाइड करेंगे, इन्हीं का नंबर लो, इनसे बात करो आप। अब वही राजेश सर हैं, राजेश सर ने जमीन लिया, राजेश सर ठीक है भैया जय सिया राम, हो गया हमारा आपका काम। तो फिर राजेश सर किसी को बोलेंगे अरे यार भाई धोलेरा में जमीन लेना है आपको, अरे भाई कहीं से इंक्वायरी करके ले लो, ये मैंने तो लिया था वो अजय जी ने यार, फिर दोबारा कुछ इनका अपडेट ही नहीं देता।